नमस्कार, मैं हूं कंकना मुखर्जी और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे वो दिल्ली इलेक्शंस हो या पंजाब हो या फिर नए स्टेट्स जैसे गुजरात और गोवा में उनकी एक्सपेंशंस की बात हो। सो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अनुराग ढांडा, जो आपके नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं और एक प्रोमिनेंट स्पोक्स पर्सन भी हैं। थैंक यू सो मच अनुराग जी फॉर कमिंग ओवर। सो चलिए शुरू करते हैं ये खास बातचीत। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंजाब इलेक्शंस में आपने एक हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की थी। आज गवर्नेंस के कुछ साल भी हो गए हैं, तो आप अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? देखिए, पंजाब की जो हमारी विक्ट्री थी वो एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी और 92 सीट्स वहाँ पे आना मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि इतने बड़े मार्जिन से लोग जिता के भेजें। तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। अब 4 साल हो गए और हम इस बात को लेके गौरव महसूस करते हैं कि हमने 4 साल में जितने हमने प्रोमिसेस किए थे, ऐसा भी बहुत कम होता है कि कोई पार्टी 4 साल में पूरा कर दे 5 साल के प्रोमिसेस। हमने 4 साल में अपने सारे प्रोमिसेस पंजाब के अंदर पूरे कर दिए हैं और उसके अलावा भी, उससे एक्स्ट्रा भी जो कुछ हम पंजाब के लोगों के लिए कर सकते हैं, जो हमारी मेन स्ट्रीम जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जिसमें बिजली फ्री करना, पानी फ्री करना, महिलाओं के लिए बस ट्रैवल फ्री करना, ये तो पंजाब में लागू है ही है। पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या थी नशे की, उस पे हमने बहुत काम किया है। पिछले हमारी सरकार आने से पहले 15-16 साल तक वहाँ पे घर घर तक नशा पंजाब के अंदर पहुँच गया था और लोग फिल्में बॉलीवुड में बनने लगी थी उसके ऊपर। उसको हमने ठीक करने का बहुत काम किया क्योंकि वो हमारे यूथ से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आगे आने वाली नस्लें उससे ख़त्म होती जाती। उस पर हमने बहुत काम किया। लगभग 70-80 हज़ार जो ड्रग पेडलर्स से ड्रग की सप्लाई में इन्वॉल्व थे, उनकी चेन को तोड़ने के लिए हमने अरेस्ट किए। लगभग 20,000 से ज़्यादा FIRs पंजाब के अंदर दर्ज की। वो पूरा नेटवर्क नेक्सस तोड़ा जो पाकिस्तान की तरफ से भी ड्रग्स वहाँ पे सप्लाई करने की कोशिश करते थे और जो एक नेटवर्क बना हुआ था पॉलिटिशियंस का, पुलिस का, बाकी अपराधियों का, वो सारा नेक्सस आज के दिन में ख़त्म करके उनको रिहेबिलिटेट करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारी पंजाब का सबसे बड़ा काम है। उसके अलावा हमने महिलाओं को प्रॉमिस तो सब करते हैं कि हम महिलाओं के लिए उनको कुछ अवार्ड मनी देंगे या उनको मंथली कुछ ना कुछ उनके एक्सपेंसेस के लिए देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सही मायने में उसको इम्प्लीमेंट किया है। आज के दिन में हमने इस तरीके की पॉलिसी पंजाब में लागू की कि 97% वुमेन ऑफ पंजाब वो इसके अंदर कवर हो रही हैं। हम महीने का 1,000 रुपया जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं उनको और 1,500 रुपये हर SC परिवार की महिला को हम पंजाब के अंदर देने का काम कर रहे हैं। बट पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर एंड फिनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज के बारे में भी अपोजिशंस बार बार ये मुद्दे उठाती हैं, तो ये इस इशू को आप कैसे हैंडल करते हैं या इसका बारे में आप क्या बोलेंगे आगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है जब वो हमको मुद्दों पे नहीं पकड़ सकते कि हमने जो प्रॉमिस किए, पॉलिटिकल प्रॉमिस किए, वो हमने सारे पूरे कर दिए। लोग हमसे खुश हैं, किसान वहाँ पे खुश है कि उसको दिन में बिजली मिलती है, किसी स्टेट में नहीं मिलती, रात को देते हैं बिजली, रात को लोग पानी लगाने के लिए जाते हैं। पंजाब के अंदर 90% घरों के अंदर बिजली मुफ्त है, वहाँ पे उनका बिल ही नहीं आता। तो फिर किस चीज़ पे घेरा जाए? तो लॉ एंड ऑर्डर का मैं आपको अगर आंकड़ों से बताऊं तो मेरे पास एक पढ़ा भी हुआ है कंपैरिजन। पड़ोस का स्टेट पंजाब का है हरियाणा, जहां पे बीजेपी अब तीसरी बार उनकी गवर्नमेंट आ गई है और सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। अगर हम NCRB का डाटा कंपेयर करें तो मर्डर केसेस, पंजाब की पॉपुलेशन हरियाणा से जबकि ज़्यादा है, मर्डर केसेस पंजाब में 681 रिकॉर्ड हुए और हरियाणा में 1042, कम पॉपुलेशन होने पे भी। रेप केसेस पंजाब में 457 रिकॉर्ड हुए, हरियाणा के अंदर 1772, हमसे लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा। गैंग रेप केसेस पंजाब में 16 रिपोर्ट हुए, हरियाणा में 131 रिपोर्ट हुए। डकैती केसेस हरियाणा में 48 रिपोर्ट, पंजाब में 48 रिपोर्ट हुए, हरियाणा में 122 रिपोर्ट हुए। रॉबरी के केसेस पंजाब में 107 है और हरियाणा के अंदर 648 है। तो आप किसी भी डोमेन में अगर आप देखेंगे NCRB जो नेशनल क्राइम का डाटा होता है, उसमें पंजाब बहुत नीचे आता है। और जो वहाँ पुलिसिंग या लॉ एंड ऑर्डर में अगर आप रैंकिंग करें पूरी देश के अंदर सारे राज्यों में पंजाब 2nd नंबर पे आता है।
तो ये प्रोफेशनलिज्म है वहाँ की पुलिस का। और ड्रग्स के खिलाफ जिस तरीके का अभियान पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस ने चला रखा है, वो अपने आप में एक केस स्टडी है। वो अपने आप में इतना बड़ा ड्रग्स के अगेंस्ट कैंपेन जिसमें इतने पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हो, जिसमें इतने लोगों को अरेस्ट किया गया हो, पूरी दुनिया में इसका एग्जाम्पल नहीं मिलता है कहीं पे भी। पूरी दुनिया में कभी कहीं पे भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता कि ड्रग्स के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला। तो अब अगर मान लीजिए गुजरात इलेक्शंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग का स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड रहा एंड वोट्स भी काटे आपने, तो अपोजिशन के तरीके से भी आप लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तो आपकी मेजर लर्निंग क्या रही इस पूरे कैंपेन में व्हेन इट कम्स टू गुजरात? देखिए, गुजरात की अगर आप बात करें तो गुजरात में हमने जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2022 का, वो हम पहली बार लड़े थे और पहली बार कंटेस्ट करके 13% वोट हमको वहाँ पे मिला। वहीं से हम नेशनल पार्टी बने और 5 हमारे विधायक वहाँ पे जीत के आए। तो ये एक बिगिनिंग के लिहाज से किसी भी पार्टी के लिए देखें किसी भी स्टेट में तो एक बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन गुजरात की समस्या क्या है? गुजरात की समस्या ये है कि वहाँ बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते, पर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा कौन? 35 ईयर्स से कांग्रेस चैलेंज नहीं कर पा रही है बीजेपी को। कॉन्टिन्यूअसली वॉक ओवर दे दिया जाता है उनको। लोग जिस भी ऑपोजिशन लीडर पे वहाँ ट्रस्ट करते हैं, कांग्रेस के लीडर्स पे ट्रस्ट करते हैं, वो सारे बिक जाते हैं। कांग्रेस के कितने विधायक वहाँ पे जीत के आए थे और आज कितने आप पूछो, उसमें से आधे बीजेपी में जा चुके हैं। और सारे बिजनेसेस कांग्रेस के और बीजेपी नेताओं के वहाँ मिले जुले। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट था कि ऑपोजिशन में अगर ट्रस्ट करें तो किस पे करें और कौन हमारे लिए फाइट कर सकता है। आज वो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। आज आप अगर वहाँ याद करना चाहें तो आपको कांग्रेस का कोई एक लीडर का नाम याद नहीं आएगा आपको गुजरात के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास एक रेनबो है, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग बैकग्राउंड के हमारे पास लीडर्स हैं, जो जिसमें किसान नेता हमारे पास हैं जो काफ़ी लड़ाई लड़ते हैं गुजरात के किसानों की, जिसमें पटेल लीडर अगर आप देखें और बहुत जुझारू हमारे यूथ लीडर देखें। अभी बाई इलेक्शन जीत करके आए गोपाल इटालिया, बाई इलेक्शन 17,000 वोट से जीत के आए, जबकि पूरा गुजरात का कैबिनेट, पूरे बीजेपी की लीडरशिप उस एक सीट पे वो उनके खिलाफ प्रचार कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद गोपाल इटालिया 17,000 वोट से जीत के आए। ईशुदान गढ़वी हैं, फेमस नेम वहाँ पे आज के दिन में। अगर आदिवासियों में देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास लीडर्स हैं। तो हर एक रेनबो बन गया है कि हर जाति को, हर समूह को ये लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव आम आदमी पार्टी में है। और शायद उसी का नतीजा है, हम 13% वोट पे थे, अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ, आज हम 25% वोट पे गुजरात के अंदर और बहुत तेज़ी से वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब वहाँ जाते हैं तो इतनी ह्यूज रैलीज वहाँ पे होती हैं। लोगों को पहली बार ये लग रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव है जो बीजेपी को चैलेंज कर सकता है गुजरात के अंदर। अगर मान लीजिए अब गोवा इलेक्शंस की बात करें तो गोवा इलेक्शंस में आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले। प्रोबेबली आप लोगों ने सोचा था कि बेटर होएगा, बट जैसा होता है पॉलिटिक्स में, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। तो इसकी आप क्या लर्निंग्स लेंगे सो दैट यू परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टाइम? देखिए, मुझे लगता है कि गोवा में भी हम फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करके, और आज हमारे 2 विधायक हैं गोवा के अंदर। अगर आप गोवा के अंदर जाके ये पूछेंगे कि ऑपोजिशन कौन है, तो कांग्रेस के ज़्यादा विधायक होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी। क्योंकि अगर आपको कोई ऑपोजिशन वॉइस नज़र आएगी तो आम आदमी पार्टी के 2 विधायक विधानसभा में बोलते हैं। दोनों विधायक अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, अपने खर्चे के ऊपर चला रहे हैं, लोगों को फ्री हेल्थ सुविधाएं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमने एक मॉडल वहाँ पे पेश कर दिया है गोवा के लोगों के सामने। हमारे एमएलएज ने बता दिया कि हम ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं, कांग्रेस की तरह टूटेंगे नहीं। हमारे 2 विधायक थे, 2 विधायक आज भी एज इट इज़ है। कांग्रेस से पूछिए उनके कितने विधायक जीते थे गोवा में और आज कितने। उनके विधायक टूट टूट के बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं, उनकी सरकार बनवा देते हैं। तो वहाँ भी एक क्रेडिबल ओपोजिशन के तौर पे कोई अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया। आम आदमी पार्टी ने वो रोल प्ले किया है। आज हम वहाँ 40 की 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम वहाँ मोहल्ला क्लिनिक पार्टी के लोग अपने खर्चे पे चला रहे हैं, लोगों को फ्री इलाज दे रहे हैं गोवा के अंदर। तो लोगों को ये लगता है कि जब ये अपने आप इतनी सेवा कर रहे हैं तो जिस दिन ये गवर्नमेंट में आएंगे उस दिन क्या कुछ नहीं दे सकते। तो वो मैसेज जाना लोगों तक बहुत ज़रूरी था। और मुझे लगता है कि पहले इलेक्शन में अगर हम 2 विधायक वहाँ पे जीत सकते हैं तो 2 को 20 बनाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप लोगों के मुद्दों के ऊपर बात करते हो। और 20 में तो गोवा में सरकार आ जाती है। तो इस बार हम वहाँ सरकार बनाने के लिए गोवा के अंदर चुनाव लड़ेंगे। गोवा में हर लेवल पे आज देखिए हमारा जिला पार्षद भी वहाँ पे है, हमारे काउंसलर्स भी वहाँ पे हैं, जो सिटी बॉडीज़ हैं वहाँ पे, हमारे विधायक भी वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हर लेयर पे
अब हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गोवा के अंदर है, तो हम अपनी पूरी पार्टी का विस्तार भी वहाँ पे कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन बना रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी अभी गोवा ही गए हुए हैं। तो एक जो एक्सपेंशन प्लान है उसमें गोवा बहुत इम्पॉर्टेंट आम आदमी पार्टी के लिए है। तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर लगातार ऑपोजिशन सवाल उठाती रही है आपके ऊपर, तो इसका क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट आप देंगे? देखिए, हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। कोर्ट ने मतलब पूरी इनकी साजिश की पोल खोल के रख दी। मतलब अब ये पूरा ब्लैक एंड वाइट हो गया केस। अब लोगों को जो इन्होंने एक दिल्ली चुनाव से पहले एक पूरी कहानी बनाई, सारी एजेंसीज इनके पास हैं, इन्होंने उस कहानी में मिर्च मसाला डाला, फिर उसको प्रोपेगेट किया कि मानो अरविंद केजरीवाल भी ईमानदार नहीं रहे, ऐसी छवि बनाने की कोशिश की। और बहुत से लोग उस बहकावे में आए भी, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल जी में भी कहीं कोई कमी आ गई है, तो लोगों ने अपने वोट भी स्विच किए होंगे सिर्फ इस झूठी कहानी के ऊपर। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो देखिए कंगना जी क्या स्थिति वहाँ पे थी। कोर्ट ये कह रहा है कि प्राइमा फेसी एविडेंस भी नहीं है, मतलब बेसिक सा ऐसा भी एविडेंस नहीं है कि वो सुनवाई कर ले कोर्ट। सुनवाई के बाद बरी करेंगे या सजा होगी वो तो अलग बात है। कोर्ट कह रहा है सुनने लायक भी केस नहीं है। मतलब आप कोई एप्लीकेशन लेके जाओ किसी के पास और कोई सामने से ये कहे कि ये एप्लीकेशन देखने लायक भी नहीं है, ऐसा केस बनाया था। इसका मतलब ये एक पॉलिटिकल साजिश थी। और आज तो फिर पूरा देश समझ सकता है कि पॉलिटिकल साजिश कोई क्यों करेगा, किसी को झूठे केस में फंसाने की कोशिश क्यों करेगा, क्योंकि आप उससे पॉलिटिकली compete नहीं कर पा रहे। दिल्ली में मोदी जी की 14 में वेव, मोदी जी की 19 में वेव, उसके बावजूद दिल्ली में आप अरविंद केजरीवाल को नहीं हटा पा रहे, तो कैसे हटाएंगे? इमेज डेंट करो। आप हैरान हो जाएंगी अगर मैं कोर्ट की फाइंडिंग्स आपके सामने रखूं। कोर्ट ने ये तक कहा कि सीबीआई का जो जांच अधिकारी था कोर्ट से झूठ बोल देता था। कोर्ट ने कहा कि आप मुझे ये बयान की कॉपी दीजिए, उन्होंने कहा जी हमारे पास बयान की कॉपी नहीं है। जब सील डॉक्यूमेंट खुले तो कोर्ट ने देखा कि उस अधिकारी की रिसीविंग है बाकायदा उस बयान के ऊपर, वो रिसीव करके लेके गया उस बयान को, और वो कह देता था कोर्ट में है ही नहीं हमारे पास बयान। क्यों? जो चीज सपोर्ट करती थी अरविंद केजरीवाल जी के केस को वो चीज दिखाती नहीं थी एजेंसी। और एक गवाह जिसको पार्डन दे दिया सीबीआई ने, पार्डन कोर्ट से करा लिया। पार्डन का हमारे यहाँ पे लॉ क्या है? पार्डन का लॉ ये कहता है कि आप फुल डिस्क्लोजर कर दो, आपको उस केस के बारे में जो कुछ पता है सब कुछ बता दो, सरकार की मदद कर दी आपने एजेंसी की, तो आपको माफ कर दिया जाएगा। तो एक गवाह से ये कह के कि इसने फुल डिस्क्लोजर कर दिया, इसने अपना पूरा स्टेटमेंट दे दिया, सारी बातें सच सच बता दी, सारे अपराधियों के नाम बता दिए, सब जानकारी दे दी, अब इसको माफ कर दिया जाए। कोर्ट से पार्डन ले लिया और पार्डन होने के बाद उससे 1.5 साल तक बयान लेते रहे। भाई पार्डन तो इसी कंडीशन पे हुआ था कि आपने फुल डिस्क्लोजर कर दिया, विलफुल डिस्क्लोजर कर दिया। उसके बाद 1.5 साल तक उससे बयान लेते रहे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिन संजय सिंह का किसी चार्जशीट में नाम नहीं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम नहीं, 1.5 साल बाद इसी गवाह से उनके खिलाफ बयान लेते हैं कि संजय सिंह ने मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लिए। 1.5 साल पहले आपने पार्डन ले लिया उससे ये कह के कि ये पूरी जानकारी दे चुका, और 1.5 साल बाद जिस व्यक्ति का उस केस से कोई लेना देना ही नहीं, उन संजय सिंह पे कह रहे हैं कि इन्होंने 1 करोड़ रुपए ले लिए। तो जज ने कहा ये क्या बकवास चल रहा है? अगर ये बाद में अपने बयान बदल रहा था या नए लोगों के नाम ले रहा था तो पार्डन की कंडीशन ब्रेक हो गई। तो एजेंसी को चाहिए था कि उसका पार्डन बोलते कि नहीं ये तो रिजेक्ट, ये तो बाद में जानकारी अलग दे रहा है, इसको वापस जेल। लेकिन नहीं, क्योंकि एजेंसी की मर्जी से बयान आ रहे थे, जैसा एजेंसी चाह रही थी वही बयान आते जा रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि पॉलिसी गलत बनी। कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि पॉलिसी जो प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए सारे प्रोसीजर फॉलो हुए। पॉलिसी के अंदर मनीष सिसोदिया के पास भी फाइल गई और एलजी साहब के पास भी फाइल गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी केस में मनीष सिसोदिया को तो आरोपी बना दिया, एलजी साहब को आरोपी नहीं बनाया? कोर्ट ने क्वेश्चन रेज किया है। कोर्ट ने ये कहा कि हम ये नहीं कह रहे एलजी को आप पार्टी बनाओ, बट ऐसा कैसे हो सकता है एक ही फाइल 2 लोगों के पास गई, मेरे पास भी आई, आपके पास भी आई, मेरे ऊपर केस कर दिया, आपके ऊपर केस नहीं किया। तो अनुराग जी, थोड़ा सा अब ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में, एस्पेक्ट्स में अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि अब अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो देयर इज अ क्राइसिस, ऑयल गैस हर चीज़ का, ईरान जैसा इशू चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ऑफ कोर्स इंडिया भी इसके इफेक्ट्स में आ रहा है। तो क्या आप एज अ गवर्नमेंट, आप लोग इसका एज अ ब्रॉडर कुछ विजन है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए? बिकॉज फ्यूचर में ये सब इश्यूज आते रहेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेगुलर इशू। मुझे लगता है कि ये इशू मतलब इस वॉर से डायरेक्टली हमारा कोई लेना देना नहीं है।
हमने ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोप लिया इस वॉर को। ये बहुत से लोग अब देश में भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज़ कि इंडिया की जो इमेज है वो हमेशा न्यूट्रल इमेज रही है। हम किसी गलत का साथ नहीं देते, किसी ऑपरेशन करने वाले का साथ नहीं देते, किसी स्टेट के किसी देश के अंदर घुस के उसकी संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ करे हम उसका भी कभी साथ नहीं देते, और ये हिस्ट्री है हमारी। इससे पहले आप ट्रेड डील में अमेरिका कह रहा है कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, हम उस पर जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो हमने रशिया से अपने रिश्ते ख़राब किए। जहाँ से एक ऑल्टरनेट रूट है, जहाँ से गैस और ऑयल जो है वो कॉन्टीन्यूसली आ सकता था इंडिया के पास। अगर हमारे उस रशिया से पुराने रिश्ते होते तो हमें सप्लाई की कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम ऑल्टरनेट रूट से सब कुछ मिलता रहता हमें। आज रशिया भी ये कह रहा है मैं क्यों दूँ, मैं रिबेट पे क्यों दूँ, मैं महंगा दूंगा आज आपको। आज ईरान को आपके उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया और आपने शोक जाहिर नहीं किया। 7-8 दिन बाद आप छुप के जा रहे हो साइन करने के लिए। इतने मतलब इंडिया को इतना डिपेंडेंट बना दिया आपने यूएस पे, या यूएस की हर बात को आपने मानना शुरू कर दिया। तो ये संकट जो है देश पे, ये आया नहीं है, ये मोदी जी द्वारा लाया गया है। ये आज के दिन में पॉलिटिकल एक चर्चा चल रही है देश में। अच्छा, ऐसी कोई समस्या आती है तो मिडिल क्लास को या अमीर लोगों को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज लगा के अपने साधन अरेंज कर लेंगे। मरता कौन है? मरता है जो गरीब आदमी है, जिसके पास ऑथोराइज सिलेंडर भी शायद नहीं हो। ये एक फैक्ट है आज के दिन में कि दिल्ली में भी जितना लेबर क्लास है वो छोटे सिलेंडर्स यूज़ करता है, डे टू डे उसमें गैस भरवाते हैं और अपना 2-4-5 दिन का काम चलाते हैं। उनको गैस कहाँ से मिलेगी? उनको आज के दिन में 1-1 किलो गैस 500-500 रुपये में ब्लैक में मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा शोषण तो उनका हो रहा है। उनके लिए क्या प्लान है गवर्नमेंट के पास? जितने भी कमर्शियल सप्लाई आपने बंद की उनकी वजह से तो लेबर क्लास ही मरेगा, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी तो। उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? आज के दिन बीजेपी गवर्नमेंट उनके बारे में प्लान नहीं कर रही। केजरीवाल जी ने जब कोविड का टाइम आया तो दिल्ली के अंदर जितने लेबर्स, क्योंकि लेबर का सारा काम बंद हो गया था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनको हर महीने उनके अकाउंट में 5,000 रुपये डाले थे ताकि उनका घर चलता रहे, वो खाना खा सके। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्लान है? अगर हम वैसी कंडीशन में जा रहे हैं, मोदी जी ने खुद कहा है कोविड जैसे हालात होने वाले हैं। चलिए, वो तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पता चलेगा। सो विल गेट टू द लास्ट क्वेश्चन अनुराग जी। तो अभी तो मेजर आपका फोकस गुजरात रहा, गोवा रहा, पंजाब भी ऑफ कोर्स है। सो व्हाट ऑल स्टेट्स आर यू थिंकिंग इन माइंड फॉर फ्यूचर? नहीं, देखिए अभी जो करंट इलेक्शंस हैं उसमें भी हम आसाम में कंटेस्ट कर रहे हैं, हम केरला में कंटेस्ट कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी अगर आप देखें 27 में हमारे जो मेजर इलेक्शंस हैं वो पंजाब के अंदर चुनाव होने जा रहा है, गोवा के अंदर चुनाव है 27 में ही, देन गुजरात एंड हिमाचल के अंदर चुनाव है। उन दोनों स्टेट्स में भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिला के आज के दिन में 17 स्टेट्स पूरे देश में ऐसे हैं जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन फुली एक्टिव है और जहाँ हम इलेक्टोरल प्रिपरेशंस कर रहे हैं। एक नेशनल पार्टी होने के नाते नेशनल इश्यूज़ से लेके और हर स्टेट के इश्यूज़ तक भी हम अपनी बात अब रखते हैं, और हर चुनाव में एक ऑल्टरनेटिव लोगों को देने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कांग्रेस बीजेपी इससे अगर परेशान हो गए हो तो नाउ यू हैव थर्ड नेशनल ऑल्टरनेटिव। एक नेशनल पार्टी है जो तीसरा ऑप्शन बन सकती है, और वो ऑप्शन हम लोगों को देते हैं। जहाँ जहाँ लोगों को पसंद आता जाएगा वो थर्ड ऑप्शन लेते जाएंगे, वहाँ वहाँ उनको हम गवर्न करके अपनी पॉलिसीज़ को लागू करके दिखाएंगे। अच्छा, तो ये थे मिस्टर अनुराग ढांडा, जिन्होंने पंजाब, गुजरात, गोवा और नेशनल इश्यूज़ पर आपका पर्सपेक्टिव शेयर किया। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने एक्सपेंशंस प्लान्स में सक्सेसफुल होंगी? अपने थॉट्स हमें ज़रूर शेयर करें और बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू।